हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। लेक्चर नंबर 12 में पहुंच गए हम लोग और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे पिछले 11 लेक्चर से कि सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। और ये हमारा आखिरी लेक्चर है और आखिरी लेक्चर जो है वो है बेस्ड इस पे कि सॉल्युबिलिटी क्या चीज़ होती है एंड इससे रिलेटेड सारी बातें। तो अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अरे नहीं, अगर आप नए हैं तो हमारी वेबसाइट आ चुकी है, उस पर आप विजिट कर सकते हो, वहाँ पे आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हो और वहाँ पे आप DPP डाउनलोड कर सकते हो ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी होती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि आज का हमारा टॉपिक कि सॉल्युबिलिटी क्या चीज़ होती है। तो देखिए, सॉल्युबिलिटी को हमने यहाँ पे लिख रखा है कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, सब्सटेंस मतलब क्या हो गया, सॉल्यूट यहाँ पे, इन ग्राम डिजॉल्व इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ पर्टिकुलर सॉल्वेंट। एक यूनिट सॉल्वेंट मतलब क्या हो गया, जैसे आप बोल रहे हो 1 लीटर, तो 1 लीटर में कितना ग्राम सॉल्यूट है प्रेजेंट, उसी को हम क्या बोलते हैं, सॉल्युबिलिटी। किसी भी चीज़ का सॉल्युबिलिटी ध्यान रखना है आपको कि कब तक हम उसमें मिक्स करते जाएंगे, जब तक ये सैचुरेशन पे ना आ जाए। समझ रहे हो, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि मान लीजिए हमने क्या किया, 1 लीटर यहाँ पे पानी ले लिया। 1 लीटर पानी में हम क्या कर रहे हैं, तो हम NaCl मिलाते जा रहे हैं। हमने बोला कि 1 लीटर में हम 100 ग्राम हम पानी मतलब क्या किए, सॉल्ट मिला दिए। अब क्या हो रहा है, इसके बाद मिला रहे हैं तो वो डिजॉल्व नहीं हो पा रहा है, तो ये क्या आ गया, मतलब सैचुरेशन आ गया। तो इस समय में हम अगर सॉल्युबिलिटी की बात करना चाहें तो हम क्या बोलेंगे, 100 ग्राम पर लीटर। ध्यान रखना है कि ये एक खास टेम्परेचर पे बात चल रही है। टेम्परेचर बदल गया तो हो सकता है कि इसकी वैल्यू बदल जाएगी, 100 से 200 हो जाए, 500 हो जाए, 500 ज़्यादा है, ठीक है, थोड़ा सा चेंज होता है। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि एक खास टेम्परेचर और प्रेशर पे अमाउंट ऑफ सॉल्यूट किसी भी सॉल्वेंट के अंदर यूनिट उसका वॉल्यूम होना चाहिए जिसमें कि वो सैचुरेशन पे पहुंच जाए, दैट इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। क्लियर है ये चीज़। तो हमने लिखा है कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिजॉल्व इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ पर्टिकुलर सॉल्वेंट टू फॉर्म अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन अंडर गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर। इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, सॉल्युबिलिटी बोलते हैं। तो आपने क्या बोला कि सॉल्युबिलिटी का जो यूनिट होगा वो होगा ग्राम पर लीटर या फिर मोल्स पर लीटर। अब आपको लग रहा होगा कि मोल पर लीटर, सर सुना हुआ लग रहा है, किसका है ये, मोलरिटी। तो मोलरिटी और सॉल्युबिलिटी एक ही चीज़ है क्या, बोलो, नहीं। ध्यान करो, वहाँ पे क्या था, वहाँ पे था सैचुरेटेड सॉल्यूशन की बात नहीं थी, वहाँ पे था कि कितना भी मिला दो किसी भी समय पे। किसी भी समय पे आप क्या कर रहे हैं, उसमें कुछ मिला दीजिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि हम जी 5 ही ग्राम मिलाएंगे, तो 5 ग्राम मिलाएंगे तो हम बोलेंगे कि इसका मोलरिटी कितनी है। देख रहे हो, 5 ग्राम जब मिलाए तो क्या हुआ, सैचुरेशन नहीं आया था। तो किसी भी समय में सैचुरेशन आए ना आए, उस समय में अगर आप इसका कॉन्सेंट्रेशन चेक करेंगे तो उस चीज़ को हम बोलते हैं क्या, मोलरिटी। लेकिन अगर हम तब तक मिलाते रहें जब तक कि सैचुरेशन ना आ जाए और उस समय में अगर हम इसका कॉन्सेंट्रेशन बोलेंगे तो हम इसको बोलते हैं सॉल्युबिलिटी, जिसका मतलब होता है कि मोल पर लीटर। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि मोलरिटी और सॉल्युबिलिटी में फ़र्क है। क्या फ़र्क है कि एक सैचुरेशन पर जाके चेक करना पड़ता है और मोलरिटी है कि सैचुरेशन से मतलब नहीं है, किसी भी वक्त आप चेक कर सकते हैं। ओके, अगला हमारा पॉइंट है कि फैक्टर्स ऑन विच सॉल्युबिलिटी, ये यहाँ पे है, फैक्टर्स ऑन विच सॉल्युबिलिटी डिपेंड्स। किन बातों पे डिपेंड करता है सॉल्युबिलिटी। तो पहला है कि नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। तो देखिए एक चीज़ याद रखिएगा कि नेचर दोनों का मतलब नेचर कैसा होना चाहिए तब होगा, तो हम बोलेंगे कि एक गोल्डन रूल है कि लाइक डिजॉल्व्स लाइक। एक जैसी चीज़ें एक जैसी चीज़ों में डिजॉल्व होती हैं। मतलब अगर हम बोल रहे हैं कि पोलर सॉल्वेंट है, पोलर सॉल्वेंट के अंदर क्या डिजॉल्व होगा, हम बोलेंगे पोलर सॉल्यूट। पोलर सॉल्यूट पोलर सॉल्वेंट के अंदर डिजॉल्व हो जाएगा। और नॉन पोलर जो है, नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर क्या डिजॉल्व होगा आसानी से, तो हम बोलेंगे कि नॉन पोलर सॉल्यूट। तो इसीलिए हमने बोला कि नेचर पे डिपेंड करता है कि पोलर है, नॉन पोलर है, यही सब बात है। अगला है कि टेम्परेचर की बात। टेम्परेचर की बात बड़ा सिंपल नहीं है, इसमें 2 कैटेगरी बन जाते हैं। समझाता हूँ मैं आपको कि अगर हम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं कि टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो क्या होगा, सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। हमेशा नहीं, हमेशा नहीं। समझो, इंडोथर्मिक रिएक्शन है जिसमें हीट आपको देना पड़ता है। मान लीजिए हमने 2 सॉल्यूट को मिला, 2 सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिला, हमने सॉल्यूशन बना दिया। तो अब मान लीजिए ये इंडोथर्मिक हो जाए, मतलब हमको हीट देना पड़ रहा है, तो क्या होगा, तो यहाँ पे अगर हीट देने वाला कैटेगरी है, मतलब इंडोथर्मिक अगर ये मिक्सचर है, मतलब रिएक्शन अगर इंडोथर्मिक है, तो टेम्परेचर अगर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी भी बढ़ जाएगा। और अगर ये एक्सोथर्मिक है तो टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो सॉल्युबिलिटी घट जाएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना। अगला है हमारे पास प्रेशर। प्रेशर की बात अगर हम लोग करें तो मान लीजिए अगर हमारे पास सॉलिड सॉल्यूट है या लिक्विड सॉल्यूट है तो आप इसको कंप्रेस नहीं कर सकते। सॉलिड है तो कैसे, प्रेशर बढ़ाने से आप इसको कंप्रेस नहीं कर सकते। लिक्विड को भी प्रैक्टिकली आप कंप्रेस नहीं कर सकते प्रेशर बढ़ा के।
तो इनकी तो बात ही नहीं करेंगे हम बात करेंगे कि अगर हमारे पास गैसियस सॉल्यूट है, जैसे मान लीजिए हमको कार्बन डाइऑक्साइड मिलाना है पानी के अंदर, ठीक है, तो हम क्या करें, तो उसके लिए है कि कंप्रेशन लगाइए, ज़्यादा प्रेशर लगाओ तो ज़्यादा डिजॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे गैसियस अगर सॉल्यूट है तो चांसेज हैं कि वहाँ पे क्या होगा, कंप्रेशन हो सकता है। अब इसी चीज़ को ना समझाने के लिए हेनरी आए और हेनरी ने अपना एक नियम दिया। उन्होंने बोला कि द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन लिक्विड के अंदर गैस की सॉल्युबिलिटी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, किससे, तो बोला पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट गैस अबव लिक्विड सरफेस। समझ में आ रहा है? जैसे मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, ये हमारे पास है, ठीक है, ये बंद चैम्बर है मान लीजिए, यहाँ से हम गैस दे रहे होंगे, तो बोलता है कि अगर यहाँ पे CO2 मुझे मिक्स करनी है पानी के अंदर, तो क्या करना पड़ेगा, आपको देखना होगा कि यहाँ पे CO2 का प्रेशर कितना है। अगर CO2 का प्रेशर ज़्यादा है तो ज़्यादा मिक्स होगा इसके अंदर जाके, कम है तो कम मिक्स होगा। समझ में आ रहा है? तो बोला कि सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन लिक्विड, यहाँ पे एग्जांपल में CO2 का लिक्विड के अंदर, किस बात पे डिपेंड करता है कि यहाँ का प्रेशर कितना है। कहाँ का प्रेशर, अंदर का नहीं, यहाँ का लिक्विड के अंदर का नहीं, कहाँ का, सरफेस के ऊपर का। सरफेस के ऊपर आपने उस गैस का प्रेशर कितना ज़्यादा रखा है, ज़्यादा प्रेशर ज़्यादा मिक्सिंग होगा, ठीक है। तो ये चीज़ समझा रहा हूँ, और यही चीज़ किसने बताया, हेनरी लॉ ने बताया। तो आपको हेनरी लॉ समझ में आ गया क्या होता है बताइए। तो हम बोलेंगे कि द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट गैस अबव लिक्विड सरफेस। क्लियर है? ओके। और एक चीज़ हमको पता है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड, कितना उसका मोल फ्रैक्शन है। तो बताइए इसी चीज़ को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि प्रेशर इज इक्वल टू, यहाँ पे एक कांस्टेंट लगा दूँ KH, और ये KH है क्या, तो हम बोलेंगे हेनरी कांस्टेंट। तो बोलेंगे प्रेशर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, KH इंटू x क्या है अपना, तो हम बोलेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड। ओके। अब देखो प्रेशर का यूनिट क्या होता है, ATM, तो इधर भी पूरा का मतलब क्या होना चाहिए, ATM में आना चाहिए, और मोल फ्रैक्शन का यूनिट होता नहीं है, तो KH का यूनिट कितना हो जाएगा, ATM चाहिए, और इसका यूनिट होता नहीं है, तो KH का भी यूनिट क्या हो जाएगा, ATM में आ जाएगा। मतलब जो प्रेशर का यूनिट है, ATM हो सकता है, बार हो सकता है, टॉर हो सकता है, mm ऑफ Hg हो सकता है, इस तरीके के हो सकते हैं। तो यही चीज़ हमने यहाँ पे लिख दिया है कि उसका क्या होता है, प्रेशर सेम होता है। यहाँ तक क्लियर है? सेम होता है मतलब यूनिट जो है KH का वो प्रेशर के बराबर होता है, ठीक है। सो प्रेशर का जो यूनिट अगर हमने mm में लिया है तो KH का भी mm ऑफ Hg में ले। क्लियर यहाँ तक? अब देखिए हम लोग बात कर रहे हैं कि ग्राफ कैसा बनेगा। तो ग्राफ है कि पार्शियल प्रेशर, और हमने लिया है यहाँ पे मोल ऑफ क्या, मोल फ्रैक्शन x मतलब क्या हो गया यहाँ पे, ये जो x जैसा दिख रहा है ये क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड। तो इसका अगर ग्राफ बनाया जाएगा तो ये एक स्ट्रेट लाइन बनता है, और अगर आप इसका स्लोप निकाल लो तो स्लोप इज इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा। मान लो थीटा दिया हुआ है तो हम बोलेंगे tan थीटा, एंड दिस स्लोप इज इक्वल टू हो जाएगा P अपॉन x ऑफ गैस, एंड दिस इज इक्वल टू KH। ये तो हम लोग को पता चल गया कि स्लोप हम लोग को क्या देगा, फाइनली KH की वैल्यू देगा। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि KH जो है ना वो डिपेंड करता है कि नेचर ऑफ गैस कैसा है एंड सॉल्वेंट पे, नेचर ऑफ गैस एंड सॉल्वेंट पे। अगला है कि मैं आपको यहाँ पे KH की कुछ वैल्यूज दे रहा हूँ, और इसको देख के आपको कुछ बातें बतानी है। जैसे दिया है कि KH ऑफ डिफरेंट गैसेज इन वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर देना पड़ेगा, नहीं तो आपको ये इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन रहेगी कि KH आप किस समय पे निकाल रहे हो, कौन सा टेम्परेचर पे निकाल रहे हो। तो हम लोग बात कर रहे हैं कि KH अगर दिया हुआ है 140 हीलियम का, और यहाँ पे हाइड्रोजन का दिया हुआ है 75 और ऑक्सीजन का दिया हुआ है 35। तो एक चीज़ देखो कि अगर मैं बोल रहा हूँ कि मोल फ्रैक्शन अगर निकाल लूँ, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड में कितना डिजॉल्व हुआ है, ठीक है, तो वो किस पे डिपेंड करता है, देख रहे हो, वो P अपॉन KH पे के बराबर होता है। मतलब क्या हो गया कि KH के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यहाँ पे लिखा है। मतलब KH की वैल्यू ज़्यादा तो डिजोल्यूशन क्या होगा, कम होगा। सो हमने क्या बोला कि अगर यहाँ पे 140 है जो कि ज़्यादा है वैल्यू, तो ये क्या होगा, इनसॉल्युबल है। थोड़ा कम है तो हम क्या बोलेंगे, मॉडरेटली सॉल्युबल है। KH की वैल्यू बहुत कम है तो हम बोलेंगे दिस इज हाईली सॉल्युबल। तो KH की वैल्यू को देख के आप सॉल्युबिलिटी के बारे में कोई कंपैरिजन कर सकते हो। उसके बाद हमने बोला है कि देखो जनरली KH की जो वैल्यू है ना वो इंक्रीज होती है। जनरली बोला है हमने, जनरली क्या होता है, KH की वैल्यू इंक्रीज होती है जैसे कि आप टेम्परेचर बढ़ाइएगा, और जैसे ही टेम्परेचर आप बढ़ाइएगा KH की वैल्यू इंक्रीज होगी तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, ड्रॉप हो जाएगी, नीचे गिर जाएगी। और यही रीजन है कि एक्वेटिक एनिमल जो होते हैं, जो पानी में रहने वाले जो जीव जंतु होते हैं, वो क्या होते हैं, वो कंफर्टेबल होते हैं कोल्ड वाटर में। क्यों? क्योंकि कोल्ड वाटर में क्या होगा, टेम्परेचर होगा कम, टेम्परेचर अगर कम होगा तो KH की वैल्यू भी होगी कम, और अगर KH की वैल्यू कम होगी तो ऑक्सीजन उसमें ज़्यादा डिजॉल्व किया हुआ होगा, जो कि अच्छा है क्योंकि उनको भी ऑक्सीजन चाहिए। अच्छा, यहाँ तक बात समझ में आती है।
अब एक सवाल करते हैं हम लोग। तो हमारे पास क्वेश्चन ये है, बोलता है कि KH फॉर CO2 एट 298 केल्विन इज 1.67 इंटू 10⁸ पास्कल। KH की वैल्यू अपने को दी हुई है, ओके कहीं पे लिखते चलें। KH की वैल्यू अपने को क्या दे रखा है उन्होंने कि 1.67 इंटू 10⁸ पास्कल। अच्छा, टेम्परेचर दिया हुआ है, खैर टेम्परेचर से मतलब नहीं है। उसके बाद है कि कैलकुलेट मास ऑफ CO2 डिजॉल्व इन 500 ग्राम ऑफ सोडा एट 2.5 ATM, और यहाँ पे है वही सेम टेम्परेचर पे। अच्छा, तो क्या करें, फॉर्मूला कौन सा होगा? हम बोलेंगे P ऑफ गैस इज इक्वल टू क्या बोलेंगे, KH इंटू एक्स। तो P ऑफ गैस कितना है, प्रेशर ऑफ गैस कितना दिया हुआ है एट इतना, और बोलता है कैलकुलेट प्रेशर। अच्छा, कैलकुलेट मास ऑफ CO2 डिजॉल्व इन 500 ml सोडा एट इतना। हाँ, प्रेशर ऑफ गैस दिया हुआ है अपने को 2.5 ATM। तो आपको पता है कि 1 ATM इज इक्वल टू इतना होता है, तो हम बोलेंगे कि ये कितना हो जाएगा, लगभग 2.5 इंटू 10⁵ आ जाएगा। KH की वैल्यू कितनी है 1.67 इंटू 10⁸, और x की वैल्यू, x मतलब मोल फ्रैक्शन होता है। तो एक काम करते हैं, पहले मोल फ्रैक्शन निकाल लेते हैं, कितना आ जाएगा यहाँ से। तो हम बोलेंगे यहाँ से आता है 16 2 या 32, बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा, 2.5 अपॉन 1.67, और यहाँ पे 5 है, यहाँ पे ये, तो 10⁻³ लिख लो। ये क्या आ गया, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन मतलब क्या होता है, तो ये लगभग कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/7 इंटू 10⁻³ बहुत छोटा आ रहा है मोल फ्रैक्शन, बहुत छोटा मोल फ्रैक्शन मतलब क्या, सोच रहे हो CO2 का जो मोल है वो बहुत कम है, यही मतलब हुआ ना। देखो इसका मतलब होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2 अपॉन नंबर ऑफ मोल ऑफ टोटल, यहाँ पे टोटल लिख देता हूँ, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स। अगर ये वैल्यू बहुत छोटा है मतलब दिस इज वेरी स्मॉल। तो अगर हम बोल रहे हैं कि अगर ये बहुत छोटा है, तो क्या आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे ये जो टोटल नंबर ऑफ मोल है ये किसी और का नहीं, ये नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर ही होगा। मतलब x जो आपने लिखा है कि 1/7 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू n ऑफ CO2 अपॉन n ऑफ वाटर। CO2 का मास हम लोग को दिया हुआ है क्या, नहीं, ये मान लो नहीं दिया हुआ है, तो हम इसको बोल देते हैं कि वेट, W लिख देता हूँ। और CO2 का मास कितना हो जाएगा, देख लो, कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का कितना होता है 16, 32, 44, डिवाइडेड बाई वाटर का कितना दिया हुआ है मास 500 ml है, मतलब 500 ग्राम हो गया, डिवाइडेड बाई 18 कर लो। अरे वाटर की डेंसिटी दी, पता है ना आपको कि क्या होता है, वाटर का डेंसिटी होता है 1 ग्राम पर ml, तो 500 ml में कितना ग्राम हो गया 500, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 500। अब आपको यहाँ पे कैलकुलेट करनी है, तो चलो कैलकुलेट करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे इतना है, यहाँ पे है W इंटू 18/44 इंटू 500, ठीक है। तो अब क्या करें, 7 6 42 लिख दूँ, यहाँ पे 7 6 42, ठीक है, बचा 2, तो 6.2 आ रहा है, यहाँ पे इधर मल्टीप्लाई हुआ तो कितना हो जाएगा, तो हम बोलेंगे वेट इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा 6.2 इंटू 500 इंटू 10⁻³ अपॉन 18। अगर आप ये कैलकुलेशन कर लेते हैं तो कितना आता है, चलो करके ही देखते हैं कितना आ जाएगा। यहाँ पे 6 से 3 जा, 3 जा है तो 3 से 8 या 24, 3 1 जा 7, 3 जा 21, 6 3 18 बचा 2 7। अच्छा, यहाँ पे देख लो ये आता है -2, ठीक है, यहाँ पे गलती हो गई है, इसको सही कर लेते हैं। यहाँ पे -2 आता है बेटा, ठीक है, तो यहाँ पे -2 आएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1.67 ग्राम, और 1.67 ग्राम अपना कौन सा ऑप्शन सही होगा, हम बोलेंगे कि दिस इज वेरी क्लोज टू 1.7, कौन सा, बी, कौन सा होगा ऑप्शन। अब देखिए हमारे पास दिया हुआ है दूसरा सवाल कि KH फॉर N2 is 1.1 into 10⁻⁵ ATM at 298 Kelvin. The mole fraction of N2 in air कितना दिया हुआ है 0.8. The mole of N2 from air that dissolve in 10 mole of water at 298 Kelvin and 5 ATM pressure. समझ रहे हो क्या क्या चीज़ें दिया हुआ है। KH की वैल्यू दी हुई है, KH कितना दिया हुआ है अपने को 10⁻⁵ दिया हुआ है ATM। चलो ठीक है, ये बात समझ में आती है। टेम्परेचर कितना दिया हुआ है 298 केल्विन। मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 इन एयर दिया हुआ है, इन एयर है, समझ रहे हो। तो मैं बोल रहा हूँ कि P टोटल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, या ऐसे बोलेंगे कि P इज इक्वल टू क्या होगा, तो हम बोलेंगे P टोटल इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या N2। P कितना हो जाएगा, हम बोलेंगे P इज इक्वल टू टोटल प्रेशर कितना था, देखो इतना टेम्परेचर और इतना प्रेशर, मतलब 5 था प्रेशर टोटल,
मोल फ्रैक्शन कितना है एयर में, बोलेंगे 0.8, ये कितना हो जाएगा, दिस इज 4, मतलब प्रेशर हमको पता है कितना है, 4 है। किसका प्रेशर, N2 का। कहाँ पे, हम बोलेंगे कि मतलब अगर ये है यहाँ पे प्रेशर कितना है N2 का, तो हम बोलेंगे 0.4। अब कहानी आगे की, अब है हेनरी लॉ की बात। हेनरी लॉ क्या बताता है कि P इज इक्वल टू होता है KH इंटू क्या, मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या, गैस इन लिक्विड। इन लिक्विड की बात चल रही है, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि ये कितना अवेलेबल है, 4। KH की वैल्यू कितनी है, तो 10 पे पावर -5 है, और x आपको नहीं पता। आपसे क्या पूछा था, मोल फ्रैक्शन, हाँ जी। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, आपको मिल जाएगी 4 इंटू 10 पे पावर -5। एक चीज़ देख लो, यहाँ पे जो प्रेशर दिया हुआ है ना, ये प्लस में है, ठीक है, 10 पे पावर +5 है। तो अगर यहाँ पे +5 रखूंगा मैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे -5 आएगा। मतलब ये मोल फ्रैक्शन कितना मिल रहा है हमको, 4 इंटू 10 पे पावर -5। लेकिन रुको, अभी आपसे क्या पूछा है, नंबर ऑफ मोल ऑफ N2 पूछा है। तो हम बोलेंगे कि इसका मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल ऑफ N2 डिवाइडेड बाई N क्या, टोटल। अब देखो ये इतना छोटा है, ये वैल्यू कितनी है, 4 इंटू 10 पे पावर -5, बहुत छोटा है। तो मैं बोलूँ कि बहुत छोटा अगर है, तो टोटल जो कॉन्ट्रीब्यूशन होगा नंबर ऑफ मोल का टोटल में, वो किसका होगा, तो हम बोलेंगे वो होगा एयर का। तो वो किसका होगा, वो होगा वाटर का। तो हम लिखेंगे ये दिस इज वेरी क्लोज टू N ऑफ वाटर। तो अब आप बता रहे हैं कि यहाँ पे N ऑफ N2 डिवाइडेड बाई N ऑफ वाटर कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर। वाटर दिया अपने को 10, तो ये लिख लो 10, और यहाँ पे क्या आ गया, 4 इंटू 10 पे पावर -5। सो नाउ N ऑफ N2 इज इक्वल टू कितना, 4 इंटू 10 पे पावर -4। कौन सा ऑप्शन सही है, इट शुड बी बी। क्लियर है ये चीज। तो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे हो गया ओवर। अब हम लोग देख लेते हैं कि लिमिटेशन ऑफ हेनरी लॉ। हेनरी लॉ तो हमने पढ़ लिया, हमने यूजेज भी देख लिए, अब हम लिमिटेशंस देखने वाले हैं। तो यहाँ तक जल्दी से पहले कॉपी कीजिए। अब अपने पास है लिमिटेशन ऑफ हेनरी लॉ। तो पहला लिमिटेशन है कि द प्रेशर ऑफ द गैस इज नॉट टू हाई। सोचो अगर बहुत ज़्यादा प्रेशर रहेगा तो वो इस लॉ को फॉलो नहीं करेगा। मतलब हम लोग जो सोच रहे थे कि लीनियरली ये फॉलो कर रहा है, लीनियरली फॉलो करना मतलब क्या हो गया कि आप एक ग्राफ देख रहे थे, ग्राफ पे एक स्ट्रेट लाइन बना था, देखो ये ऐसे बना था ना ग्राफ, ये। तो अगर आप प्रेशर बहुत बढ़ा दोगे ना, तो ये ग्राफ जो है ना वो इस तरीके का स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, मतलब हेनरी लॉ को फॉलो नहीं करेगा। दूसरा है कि टेम्परेचर अगर आप बहुत कम कर दो तो अगेन ये ग्राफ को फॉलो नहीं करेगा, मतलब लीनियरली नहीं ग्रो करेगा। मतलब यहाँ पे है प्रेशर, यहाँ पे मोल फ्रैक्शन। तब क्या बोलेंगे कि ना तो बहुत ज़्यादा प्रेशर पे ना तो बहुत कम टेम्परेचर पे ये लॉ फॉलो होता है। तीसरा है बहुत इंपॉर्टेंट, बोलता है गैस शुड नॉट अंडरगो एनी केमिकल रिएक्शन विथ सॉल्वेंट। मान लीजिए आप गैस उसमें मिक्स कर रहे हो और अंदर में रिएक्ट करके क्या हो रहा है कि कुछ और चीज़ें बन जा रही है, कुछ और चीज़ें बन जा रही है, तो हो सकता है कि प्रेशर अचानक बढ़ जाए, हो सकता है प्रेशर अचानक कम हो जाए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब उसके साथ रिएक्ट नहीं करना चाहिए। चौथा जो पॉइंट है वो है कि गैस शुड नॉट अंडरगो डिसोसिएशन। मतलब गैस अंदर हमने दिया और पता चला वो टूट रहा है, तो ये भी नहीं चलेगा, क्योंकि उस वैसे सिचुएशन में अचानक प्रेशर बढ़ जाएगा, और अचानक प्रेशर बढ़ जाएगा। हम लोग तो ये हेनरी लॉ में देखा ही नहीं है, वो तो लीनियरली बढ़ता है। तो ये भी आप इस सिचुएशन में भी क्या होगा कि हेनरी लॉ वैलिड नहीं होगा। ये बात समझ में आ गई। अब हम लोग कुछ बेसिक से इसके एप्लीकेशन कर लेते हैं, जिसके बारे में हम लोग को चर्चा करनी चाहिए। देखो सबसे पहला एप्लीकेशन हो गया कि ये जो आप कोल्ड ड्रिंक पीते हो इसके बारे में, ये हो गया एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन में हम लोग देख रहे हैं सबसे पहला कि कोल्ड ड्रिंक्स जो होता है उसको सजेस्ट किया जाता है कि आप इसको ठंडा पियो। क्यों? ठंडा पीने में मजा आएगा? नहीं, ठंडा पिएंगे तो क्या होगा, देखो कि आपको पता है कि जैसे जैसे ये बॉटल है कोल्ड ड्रिंक की बोतल, ओके। अब हम क्या कर रहे हैं, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भर चुके हैं हमने, कार्बन डाइऑक्साइड देके, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, सिरप है, समझ लो। इसमें चीनी वगैरह मिला हुआ है, जो भी इसके होंगे। अब हम जैसे इसमें CO2 देंगे और टेम्परेचर को करेंगे बेटा कम, तो टेम्परेचर कम करने की वजह से इसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। मतलब पूरा का पूरा CO2 कंप्लीटली यहाँ पे सॉल्युबल होगा। लेकिन जैसे ही आप क्या करोगे, इसको गर्म कर लोगे, मतलब रूम टेम्परेचर पे ले आओगे, तो इसकी सॉल्युबिलिटी हो जाएगी खराब, और सॉल्युबिलिटी अगर खराब हो जाएगी तो इसके टेस्ट में चेंज आ जाएगा। तो इसीलिए कोल्ड ड्रिंक को क्या सजेस्ट किया जाता है कि ठंडा पिएं। दूसरा जगह है कि अगर आप हिली एरिया पे चले जाते हो, ठीक है, हिल एरिया पे अगर आप जाते हो हिली एरिया पे, तो क्या होता है वहाँ पे प्रेशर हो जाती है क्या, कम। अब प्रेशर कम हो जाएगा तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन दैट, मतलब पूरे एटमॉस्फेयर में जो O2 का जो सॉल्युबिलिटी था वो हो जाएगा कम। अब ये अगर O2 का कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा कि आप जो है पूरा का पूरा O2 जितना आपको चाहिए था वो आपको मिल नहीं पाएगा, और अगर आपको नहीं मिल पाएगा तो आपको महसूस होगी थकान, या फिर आपको महसूस होती है कि मेंटल कन्फ्यूजन, ठीक है, इल्यूजन्स वगैरह दिखने लगते हैं।
तो ये क्या है, इसको हम बोलते हैं एनॉक्सिया। तो ये भी प्रॉब्लम कहाँ अराइज होती है, जहाँ पे आप हिली एरिया पे जाते हो, वहाँ पे ये प्रॉब्लम होता है स्टार्ट। तीसरा है कि अगर आप स्कूबा डाइविंग करते हो, SCUBA, स्कूबा डाइविंग। स्कूबा डाइविंग में क्या होता है कि आप चले जाते हैं पानी के बहुत नीचे। अब बहुत नीचे चले जाते हो तो प्रेशर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। प्रेशर बढ़ जाने की वजह से क्या होता है कि बहुत सारा ऑक्सीजन आपको मिलने लग जाता है। तो यहाँ तक तो प्रॉब्लम नहीं है कि अगर हमको बहुत सारा ऑक्सीजन मिल रहा है तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर सोचो कि जब आप बाहर निकलेंगे एटमॉस्फेयर में, वापस जब आप ज़मीन पे आएंगे तो अचानक आपका जो लेवल था ऑक्सीजन का वो आपको कम महसूस होगा, और कम महसूस आ गया तो हो सकता है आपको चक्कर आने लग जाए, या हम बोलते हैं कि अगेन आपको इल्यूजन्स दिखने लग जाते हैं। तो ये भी एक स्कूबा डाइवर के साथ जो है ये प्रॉब्लम होती है। अच्छा, आपको पता है कि मछलियाँ जो हैं वो कहाँ रहना पसंद करती हैं, बहुत अंदर के ऊपर के पानी में। समझ लो, ये वाटर का लेवल है इतना, ठीक है। तो यहाँ रहना पसंद करेगी मछलियाँ की यहाँ पे। जवाब है यहाँ पे, डीप वाटर में। क्यों? क्योंकि डीप वाटर में सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी, किसकी, ऑक्सीजन की। और सॉल्युबिलिटी अगर ऑक्सीजन की ज़्यादा होगी और उनको भी चाहिए ऑक्सीजन, तो वो कहाँ रहना पसंद करेंगे, ऊपर के लेयर में कि नीचे के लेयर में। जवाब है नीचे के लेयर। तो ये सब कुछ एप्लीकेशंस हैं, इसको आप बुक से स्टडी कर सकते हो। तो ये लेक्चर और ये चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है अपना। आई होप आपने पूरा का पूरा सीरीज देखा हुआ है, पूरी सारी बातें आपने समझा हुआ है, क्वेश्चंस आपने किया हुआ है। अब आपका काम है बुक से और सारे क्वेश्चंस लेना और सबको प्रैक्टिस करना। थैंक यू।